प्रयागराज का महाकुंभ 45 दिनों तक चलने के बाद अब समाप्त हो चुका है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं खत्म हो रही है। उसकी चर्चा इसलिए नहीं खत्म हो रही है क्योंकि सरकार बार बार अपनी पीठ थपथपा रही है, कुछ ऐसी कहानियां बता रही है जो कई बार सच निकल रही हैं और कई बार फसाने निकल जा रहे हैं। योगी जी विधानसभा में खड़े होकर एक नाविक की सक्सेस स्टोरी बता रहे थे। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रयागराज में जो महाकुंभ था वो सिर्फ आस्था और सनातन की विजय का महाकुंभ नहीं था, उसने सरकार को और बहुत सारे लोगों को भर भर कर पैसा दिया है। इतना पैसा दिया है कि जिंदगी बन गई है। सरकार को भी फायदा हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी फायदा हुआ और छोड़िए नाविक तक को भी फायदा हुआ। योगी जी ने बड़े कॉन्फिडेंस से यूपी विधानसभा में ये कहते हुए कहा कि एक नाविक की सक्सेस स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं। मतलब सपा वाले बार बार ये कहते रहते हैं ना कि नाविक का शोषण हो रहा है, नाविक को उनका हक नहीं मिल रहा है, नाविक के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो आपको एक नाविक की सक्सेस स्टोरी बताता हूं। और योगी जी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक नाविक की कहानी बताई और बताया कि कैसे 45 दिनों में उस नाविक ने 30 करोड़ रुपए कमा लिए। नाविक की स्टोरी जब विधानसभा में सुनाई गई तो बहुत सारे लोग हैरान हो गए, कह रहे इतनी इतनी डिग्री लेकर भाई साहब पढ़ाई करने का फायदा ही क्या है, सबसे बढ़िया नाविक बन जाना चाहिए। मतलब 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाना मजाक बात थोड़ी है। इतना कहाँ इंजीनियर कमा पाते होंगे। ठीक से ईमानदारी की कमाई अगर की जाए तो 30 करोड़ रुपए 2 महीने के अंदर कमाना बहुत मुश्किल है, मतलब पचने वाली बात नहीं है। लेकिन विधानसभा में योगी जी का कॉन्फिडेंस ये बता रहा था कि या तो उन्हें झूठ बताया गया है, या तो उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई है, या तो योगी जी का ये जो मॉडल है जो प्रयागराज के महाकुंभ में उन्होंने सेट करने की कोशिश की है वो सच में सेट हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियां ही बोरा भर भर कर पैसा नहीं ले गए, नाविक भी भर कर पैसा ले गए। इस तरीके की बात विधानसभा में जब उठी तब उसकी कहानी आपको बताने जा रही हूँ उस नाविक के बारे में, जिस नाविक के बारे में यूपी के विधानसभा में योगी जी कह रहे थे। योगी जी ने पहले क्या कहा वो सुनिए। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। तो सुन लिया आपने, एक नाविक ने 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमा लिए, वो भी शुद्ध बचत कमा लिया। यानी कि जो आपने लगाया, जो आपका पैसा लगा, वो पैसा खर्च होने के बाद आपने जितना आपने श्रमिकों को दिया या जितने आपके हेल्पर थे उनको देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जो शुद्ध बचत बचती है वो है 30 करोड़। मतलब लागत निकालने के बाद जो पैसा बचा वो 30 करोड़ रुपए था। इस तरीके की बात योगी जी कह रहे थे। अब जब ये वाली बात सामने आई तो बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग और हम जैसे लोग भी ये कहने लगे कि भाई साहब टैक्स भरा कि नहीं ये बता दीजिए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग टैक्स से परेशान है। सड़क पर टैक्स दे रहे हैं, पानी का टैक्स दे रहे हैं, खाने का टैक्स दे रहे हैं। तो ये जो 30 करोड़ रुपए नाविक 45 दिन में कमा गया, उसने टैक्स दिया कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो सफर कर रहे थे उन्होंने कैश पैसा दिया होगा आने जाने के लिए, ऑनलाइन गूगल पे ये सब तो नहीं किया होगा। और अगर किया भी होगा तो क्या इसका और टैक्स दिया नाविक ने कि नहीं, ये सवाल पूछा जाने लगा, लगातार पूछा जाने लगा। और 30 करोड़ रुपए का कितना टैक्स बना होगा, टैक्स सरकार को मिला कि नहीं मिला, ये चिंता का विषय था। लेकिन बहुत सारे लोग तो इसी चीज पर फिर से आकर अटक गए कि कम पढ़ा लिखा एक नाविक जिसको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है वो इतना पैसा कैसे कमा गया। तो आपको बताने जा रहे हैं कि वो नाविक कौन है और इतना पैसा उसने कैसे कमाया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस नाविक की कहानी विधानसभा में सुना रहे थे, सक्सेस स्टोरी जिसकी बता रहे थे, उनका नाम है पिंटू मेहरा। ये जो पिंटू मेहरा हैं, इनका मुख्य व्यवसाय नाव चलाना है योगी जी के अनुसार। लेकिन मैं आपको दैनिक जागरण, अमर उजाला और बहुत सारी खबरों की कटिंग दिखाने जा रही हूँ। ये कटिंग देखिए और ये समझिए कि कैसे योगी जी को भ्रमित किया गया, कैसे योगी जी को कम सच बताया गया, या योगी जी सब कुछ सच जानने के बाद भी अपने प्रयागराज महाकुंभ को ज्यादा सक्सेस बताने के लिए सब कुछ घोट गए, सब कुछ भूलकर बस पैसा दिखाने की कोशिश करते रहे।
ये देखिए, ये है अमर उजाला की कटिंग, जिससे आपको ये पता चल रहा होगा, और बहुत सारी कटिंग लगातार आपको दिखा दे रहे हैं। तो सिर्फ नाविक ही नहीं है, ये जो महाराज हैं ये एक तरीके के गैंगस्टर हैं। इनको अभी 6 महीने पहले ही बेल मिली है। ये ऐसे नाविक हैं जो दूसरे नाविकों से 5-5 हजार रुपए धमका कर वसूला करते थे। तो सिर्फ नाव चलाने से इनको इतना पैसा नहीं मिला है, क्योंकि सही तरीके की कमाई इतनी बड़ी तो हो ही नहीं सकती, और क्यों नहीं हो सकती है उसका मैथ भी आपको समझाएंगे। जिस तरीके से योगी जी साहब बताने की कोशिश कर रहे थे ना कि इतना एक नाव से इतना पैसा मिला, इतने दिन में इतना पैसा मिला, वही मैं आपको बताऊंगी कि एक नाव चलाने से, 100 नाव चलाने से या 1000 नाव चलाने से कितना पैसा मिल सकता था। तो ये जो पिंटू मेहरा हैं, इनके पिता, इनके भाई सभी जो हैं वो हिस्ट्री शीटर हैं, यानी कि सभी मुख्य कुख्यात अपराधी हैं, और ये अपराधी उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो वो जिनको बुलडोजर से ध्वस्त करने की बात योगी जी क्या करते थे, हर अपराधियों पर तगड़ा एक्शन लेने की बात क्या करते थे, रंगदारी, भूमाफिया, उन लोगों पर एक्शन लेने की बात योगी जी जो कहा करते थे, उसी तरीके का एक गैंगस्टर जो है वो इतनी बड़ी कमाई करता है, और उसकी कमाई की चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में कर जाते हैं। तो सीधी बात यह है कि या तो अधिकारियों ने उन्हें पूरी बात नहीं बताई होगी, या तो उनका जो स्क्रिप्ट लिख रहा था, उनका जो भाषण लिख रहा था, उसने पिंटू मेहरा के बारे में पूरी हिस्ट्री नहीं खंगाली होगी। अगर पूरी हिस्ट्री खंगाली होती तो ये बात साफ होता कि कैसे सीधी कमाई नहीं, रंगदारी कर पैसा कमाया गया है, और इस रंगदारी के लिए योगी जी अपना छाती पीट कर तो नहीं चिल्लाते कम से कम विधानसभा में। तो या तो गलत जानकारी मिली है, या तो कम जानकारी मिली है, या सब कुछ जानकर चुप रहकर सिर्फ एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। तो पिता, भाई समेत सभी, पूरा परिवार जो है वो हिस्ट्री सीटर है, और ये खुद भी हिस्ट्री सीटर है। हत्या की कोशिश और ऐसे दर्जनों मुकदमे पिंटू मेहरा पर पहले से दर्ज हैं। और ये जो पिंटू मेहरा हैं, ये 2020 में नैनी पुलिस जो है इन्हें माफिया लिस्ट में भी जो है वो रखी हुई है, यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन्हें जो है वो गैंगस्टर मान लिया था, और गैंगस्टर माफिया के लिस्ट में इनका नाम दर्ज है। तो वो जो सिर्फ नाविक नहीं है, वो माफिया भी है, वो धमकाने वाला भी है, वो पैसा वसूलने वाला भी है, वो सब कुछ करने वाला है। ये सब योगी जी ने विधानसभा में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इस पर जो है वो डबल मर्डर का केस भी चल रहा था, और 6 महीने पहले इसे बेल भी मिली थी। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको अखबार की कटिंग के आधार पर बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम प्रदेश के मुखिया से हमें किसी विशेष तरीके की खींच है और हम उनकी बात को गलत साबित करने के लिए कुछ भी बके जा रहे हैं। तो आप दैनिक जागरण की अब ये वाली खबर देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि 5-5 हजार रुपए की रंगदारी भी मांग रहा था ये पिंटू मेहरा। मतलब अपनी नाव तो ये चला ही रहा था, इसके अलावा और नाविक जो थे उन पर दबाव बनाता था, रंगदारी मांगता था, और रंगदारी नहीं मिलने पर उनको मारकर नदी में फेंक देने की धमकी भी देता था। तो ये अपने आप को माफिया समझता है, गुंडा समझता है, और इस आधार पर इसने जो है वो पैसे कमाए हैं। इस तरीके की बात खबरों के आधार पर छन छन कर आई, वो भी तब आई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस तरीके की बात कह दी थी। तब अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ में इतना पैसा भर भर कर लोगों ने कमाया है, तब आप ये वाली खबर देखिए। मतलब सरकारी रेट जो तय हुआ था, उस रेट से कैसे 40 गुना अधिक पैसा जो श्रद्धालु वहां आस्था की डुबकी लगाने जा रहे थे उनसे लिया गया। सिर्फ पिंटू मेहरा ही नहीं, वहां पर जितने नाविक थे, जितने बोट वाले थे, सबने किराए से 40 गुना अधिक किराया लिया। मतलब जहां का किराया 100 से 150 रुपए था, वहां पर 1000 से 2-2 हजार रुपए जो है वो किराए वसूले गए। ये सब बर्डन श्रद्धालुओं पर आया, यानी कि आस्था की डुबकी के जगह धंधा चल रहा था, और इस धंधे को और ज्यादा खिलाने और फिलाने का काम जो है वो कौन कर रहा था, ये सोचने की बात है। मतलब सरकार, प्रबंधन, सब तो, सारा सिस्टम तो जिनके हाथ में था उन्होंने ही आंख बंद कर रखा होगा, तभी तो इस तरीके की कमाई हुई होगी, तभी तो उस कमाई की चर्चा विधानसभा में हो रही होगी। सोचने की बात है। अब पिंटू मेहरा से जुड़ा कई सवाल है जो मैं खुद भी पूछना चाहती हूँ, और ये जानना चाहती हूँ कि 30 करोड़ कमाने पिंटू मेहरा है, क्या इसके बारे में पूरी डिटेल सीएम योगी को नहीं दी गई थी? क्या पिंटू मेहरा के बारे में पूरी जानकारी सीएम योगी के पास नहीं थी? दूसरा सवाल, क्या बिना किसी पुख्ता जानकारी के सीएम योगी तारीफ करने के लिए, अपनी योजना को सही बताने के लिए, महाकुंभ का महिमा मंडन करने के लिए
झूठ बोल गए। तीसरा बड़ा सवाल है, क्या अधिकारियों ने जानबूझकर सच छुपाया या योगी जी सच जानते हुए भी चुप रहे। चौथा सबसे बड़ा सवाल यही है कि सफलता का श्रेय पाने के लिए हर बुराई पर आंख मूंदे रहे सीएम योगी। पांचवा सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस कैलकुलेशन के आधार पर योगी जी ये कह रहे हैं कि 30 करोड़ रुपए पिंटू मेहरा ने कमाया है। पिंटू मेहरा की एक बाइट भी वायरल है, वो बाइट भी आपके साथ साझा करने का मेरा मन है, जिसमें आपको पिंटू मेहरा ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम योगी जी को जाकर प्रणाम करेंगे। योगी जी और मोदी की वजह से जो योजनाएं उनकी रही, उनकी सफल योजनाओं की वजह से इतने सारे लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, ये सारी चीज वो कह रहे हैं। करोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, 30 करोड़ का आंकड़ा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, लेकिन करोड़ों नागरिकों ने कमाए हैं। जी, बहुत कमाया है, बहुत लोगों ने कमाया। हम लोग भी कमाए हैं, हमारा पूरा खानदान, बहुत बड़ा खानदान हमारा है, 100 से ज्यादा लोग हैं, सभी ने कमाया है पैसा, बहुत कमाया है। अब लग रहा है कि अब जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर गई। जी, सुधर गई। कितनी नावें थी आपके पास? हमारे पास 70 थी, हमारे परिवार के पास, पूरे खानदान के पास 130 से ज्यादा थी, जो कि हमारे पास 10 से 12 नाव पहले भी है हमारे पास। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी कमाई इतनी मोटी हुई और जिस तरीके से ये रंगदारी वसूलने की कोशिश करते रहे वो सब वो कर पाए, तो इस तरीके से वो योगी जी का पैर छूना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो चाहते थे सब कुछ वो करते रहे। सरकारी रेट तय होने के बावजूद भी 40-40 गुना अधिक पैसा वसूलते रहे ये नाविक, ये दैनिक भास्कर की खबर बता रही है। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि किस कैलकुलेशन के आधार पर 30 करोड़ का आंकड़ा दिया जा रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे जगहों पर पिंटू मेहरा के बारे में जो खबर छपी है उसके आधार पर ही बता रही हूँ कि इनके पास जो बैटरी से चलने वाली मोटर बोट होती है वो सिर्फ 5 से 8 ही थी, बाकी जो भी चाबुक से चलने वाली नाव होती हैं वही इनके पास थी। और जो चाबुक से चलने वाली नाव होती हैं उन्हें संगम नोच पर पहुंचकर वापस आने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, यानी कि एक चाबुक वाली नाव से एक दिन में 7 से 8 बार ही जो है वो जाया और आया जा सकता है, इससे ज्यादा ट्रैवल किया ही नहीं जा सकता है। तो सरकारी खर्च की बात अगर की जाए तो वो कितना था, वो 150 से 200 रुपए था, यानी कि एक श्रद्धालु से 150 से 200 रुपए ही एक ट्रिप पर कमाया जा सकता था एक नाव के द्वारा। और योगी जी खुद ही बता रहे हैं कि एक नाव से 50 से 52 हजार रुपए एक दिन में कमाए गए। तो जब रेट सरकारी तय साफ था कि 100 से 200 रुपए ही लिए जा सकते हैं, 150 रुपए ही लिए जा सकते हैं, तो ये वाला कैलकुलेशन कैसे हुआ, कैसे 50 से 52 हजार रुपए एक नाव पर कमाए जाने लगे। साफ बात थी, या तो ज्यादा पैसा वसूला जा रहा था, या तो उस नाव पर श्रद्धालुओं की संख्या जो 7 से 8 थी उस पर 20 या 25 लादा जा रहा होगा। वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक चाबुक वाले नाव पर ज्यादा लोगों को, ज्यादा श्रद्धालुओं को बैठा दें। तो सीधी बात साफ थी कि ज्यादा पैसा वसूला जा रहा था और इस बात को कई वहां गए लोगों ने भी माना है। मेरे खुद के परिवार वाले भी वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कैसे नाव का किराया इतना महंगा था, 2000, 5000, उससे भी अधिक मांगा जा रहा था और वहां पर प्रशासन भी कोई मदद नहीं कर रहा था। ये कह रहा था कि अगर आपको संगम नोच पर जाकर स्नान करना है तो इतना पैसा तो देना ही होगा, क्योंकि ये नाविक की डिमांड है। तो भैया सप्लाई और डिमांड का ये जो नया अद्भुत अनोखा संगम देखने को मिला प्रयागराज में, उसी पर सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। तो एक बात तो साफ है कि 100 से 200 रुपए का किराए की जगह 2000 से 5000 जो है वो नाविक वसूल रहे थे और इस पर सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से श्रद्धालु अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा महसूस तो कर रहे थे। और ये सब मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है और उस मिसमैनेजमेंट की तारीफ जो है वो योगी जी कर रहे हैं। मुझे पता है कि इसमें योगी जी की कोई गलती नहीं है, वो थोड़ी नाविक से जाकर पता कर पाएंगे कि कितना पैसा लग रहा है कितना नहीं। जो उनके नीचे जो इन कामों को मैनेज करने के लिए जो अधिकारी रखे गए थे उन पर सवाल है कि क्या अधिकारियों ने जानबूझकर सब कुछ सच छुपाया रखा, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें योगी जी को बताई। अगर सिर्फ अच्छी चीजें ही योगी जी के पास पहुंचाई जा रही थी तो हम जैसे चैनलों को भी देख सकते थे, हम जैसे लोगों को भी देख सकते थे जो सच्चाई दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मिसमैनेजमेंट की वजह से ना सिर्फ श्रद्धालुओं की जाने जा रही थी बल्कि लोगों का पैसा भी उनसे वसूला जा रहा था, लूटा जा रहा था, ये कह दें साफ। और एक बात और साफ कर रही हूं,
जो सरकार आंकड़े बताने में अभी भी फेल है, जिसको ये नहीं पता कि कितने लोग मर गए, वो सरकार एक एक पैसा गिनकर नाविक की आमदनी बताने में सफल है। मतलब सरकार सब कुछ बता सकती है, कितने लोग नहाने गए, कितने लोग नहा लिए, कितना लोगों ने पैसा कमा लिया, कौन सी कंपनी को कितना फायदा हो गया, सरकार को कितना फायदा हो गया, नाविक को कितना फायदा हो गया। लेकिन सरकार ये अभी भी नहीं बता पा रही है कि उस दिन कितने लोग मरे, संगम नोच पर जो भगदड़ हुई उसमें मौत का आंकड़ा कितना था। वो आंकड़े बताने में सरकार फेल है, लेकिन पैसा बताने में एकदम आगे है। सरकार जिस नाविक की कहानी बता रही है वो गैंगस्टर है। सरकार जिस नाविक की कहानी बता रही है वो हिस्ट्री टीचर है, वो भूमाफिया नहीं है, वो ठेकेदार, वो लोगों से पैसा वसूलता है, वो गलत तरीके से काम करता है। और उसकी भी चर्चा जो है वो विधानसभा में छाती ठोक कर योगी जी करते हैं। मतलब सोच कर देखिए, क्या असल में कोई नाविक इतना कमा पाया होगा? क्या असल में कोई नाविक इतनी ढेर सारी नाव को रखकर 30 करोड़ रुपए कमा पाया होगा? ये सोचने की बात है। असल में तो नाविकों से जाकर पता करना चाहिए, तो पता चलेगा कि उनका कितना शोषण हुआ होगा उस महाकुंभ में। उन्हें इतनी आमदनी नहीं हुई होगी। कोई ठेकेदार टाइप का, दबंग टाइप का इंसान ही माल खा रहा होगा और आम इंसान शोषित हो रहा होगा। वो नाविक भी जरूर शोषित ही हुआ होगा जो कमजोर रहा होगा। तो 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाने वाले इस नाविक की कहानी हमने आपको बताई, और खबरों के आधार पर जो चीजें छपी हैं उनके आधार पर बताई कि कितना सच है और कितने ईमानदारी से इस नाविक ने कमाया है। लेकिन प्रयागराज में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने जितना कमाया उससे ज्यादा एक दातून बेचने वाले और चाय बेचने वालों ने भी कमाया है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों का एक जनसैलाब वहां पर था। तो दातून बेचकर भी पैसा कमाने वाले एक शख्स की कहानी हमने आपको बताई। चाय बेचकर भी लोगों ने पैसा कमाया, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ईमानदारी से 30 करोड़ रुपए 45 दिन के अंदर कमा पाना अपने आप में पॉसिबल जैसा नहीं लगता है। चाहे कितनी भी नाव चलाई जाए, चाहे कितनी भी सही तरीके से, तो इतना नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि खबरें ये बता रही हैं कि 40 गुना अधिक पैसा श्रद्धालुओं से वसूला जा रहा था। बाकी आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब जब इस तरीके का सवाल फिर से उठने लगा है, जब विपक्ष बार बार ये कहने लगा है कि किसी माफिया का, किसी दबंग का नाम योगी जी विधानसभा में लेकर सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, जिस नाविक को योगी जी सक्सेस स्टोरी बताकर कोट कर रहे हैं, उस नाविक की हिस्ट्री योगी जी ने नहीं खंगाली, तब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है वो सक्सेस स्टोरी बताई। आर्थिक रूप से प्रयागराज महाकुंभ में लोगों ने कितना कमाया इस पर बात की, लेकिन विपक्ष के लोगों का काम ही है कि वो महाकुंभ पर सरकार का विरोध करें, हर चीज पर गलत जो है वो बयानबाजी करें और कुंभ को बदनाम करें। आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ भी नाविक की सच्चाई सामने लाकर जो सच बताया जा रहा है वो गलत है? क्या किसी गैंगस्टर को, किसी भूमाफिया को, किसी हिस्ट्री सीटर को, या किसी ऐसे शख्स को जो गरीबों को दबाकर 5-5 हजार रुपए वसूली करके, या जो नाविक है उनको कम पैसा देकर उनका शोषण करके, या जो श्रद्धालु हैं उनसे 40-40 गुना अधिक पैसा वसूली करके कमा रहा है और उसकी सक्सेस स्टोरी बताई जा रही है, तो सच बताने का काम करना महाकुंभ को बदनाम करना है क्या? आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।